वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ जो है आपका एक प्रॉपर लॉ या ट्रू लॉ है या नहीं, इसकी नेचर क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। जैसा कि हमें पता है जो लॉ है वो आपका दो किस्म का लॉ है, एक इंटरनेशनल लॉ है और एक म्युनिसिपल लॉ है। जो इंटरनेशनल लॉ है इसको लॉ ऑफ नेशंस भी बोला जाता है और म्युनिसिपल लॉ को आप डोमेस्टिक और नेशनल लॉ भी बोलते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी स्टेट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके रिलेशनशिप को जो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, वो होता है आपका इंटरनेशनल लॉ। जबकि जो आपकी एक मखसूस टेरिटरी होती है, एक मखसूस स्टेट होती है, एक मखसूस नेशन होती है, उसके जो अफेयर्स को गवर्न किया जाता है वो नेशनल लॉ या म्युनिसिपल लॉ की जानिब से किया जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो आपका म्युनिसिपल लॉ है ये किसी पार्टिकुलर स्टेट और कंट्री का लॉ होता है, जो कि उधर के इंडिविजुअल्स या उधर की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अफेयर से डील करता है। जबकि आपका जो इंटरनेशनल लॉ है वो रियासतों का कानून है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें आपको मुख्तलिफ स्टेट्स देखने को मिलेंगी, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है। तो ये जब एक दूसरे से डील करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो सारा कुछ होता है आपका इंटरनेशनल लॉ के बेस पे। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो आपका म्युनिसिपल लॉ है इसको एक प्रॉपर लॉ कंसीडर किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ को कुछ जूरिस्ट कहते हैं ये प्रॉपर लॉ है, कुछ जूरिस्ट कहते हैं ये एक प्रॉपर लॉ नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ को मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल लॉ की टर्म है इसको जेरेमी बेंथम ने 1780 में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था। जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं वो ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है। जबकि जो आपका म्युनिसिपल लॉ है वो बेस करता है लेजिस्लेशन पर, जुडिशियल डिसीजंस पर, और मज़ीद ये कि इसमें कस्टम्स वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है म्युनिसिपल लॉ की। म्युनिसिपल लॉ वो लॉ है जो कि कोई मुल्क बनाता है ताकि वो गवर्न कर सके अपने लोगों को और उनकी एक्टिविटीज़ को, जो भी उनकी टेरिटरी के अंदर आते हैं। इसमें आपके तमाम रूल्स आ जाते हैं, लॉज़ आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं जो भी गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ आपका एक सेट ऑफ रूल्स है या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्न करता है रिलेशनशिप को बिटवीन कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है ओपन हेम की, जो कि इंटरनेशनल लॉ को बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स बोलते हैं। और ये वो बॉडी है जिसको बाइंडिंग कंसीडर किया जाता है सिविलाइज्ड स्टेट्स पे, जब भी वो एक दूसरे के साथ डीलिंग करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थॉर्सन की डेफिनेशन, जो कि बताते हैं इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ है जो कि अप्लाई होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स पे। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स इसलिए बोला जाता है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें आपको बहुत ज़्यादा रियासतें नज़र आएंगी, तो वो इसी तरह होगा जैसे वो एक रियासतों की एक सोसाइटी है। एक से ज़्यादा रियासतें आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलेंगी। अगर एक से ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो वो आपकी सोसाइटी बन जाती है। इसी तरह जब एक से ज़्यादा रियासतें या स्टेट्स जमा हो जाती हैं तो वो आपकी बनती है एक सोसाइटी, जिसको आप इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं। उसके बाद है जे स्टार्क, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक बॉडी ऑफ लॉ है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा मुश्तमिल है प्रिंसिपल्स पर और रूल्स ऑफ कंडक्ट पर, जो कि स्टेट्स महसूस करते हैं कि वो उनके ऊपर बाउंड है और इसके लिए वो उनको फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप में जब भी वो किसी दूसरे स्टेट के साथ डील करते हैं। उसके बाद ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन है डेफिनेशन की दी गई। अगर आप इसको याद कर सकें तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ इतना मटेरियल भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेडिंग नंबर 3। यहाँ से हमारा सवाल का मेन पोर्शन शुरू हो जाता है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू या प्रॉपर लॉ है या नहीं। इस सवाल का जवाब हमें दो स्कूल ऑफ थॉट मेनली देते हैं, एक पॉजिटिव स्कूल है और दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल है। ये दोनों स्कूल इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। पॉजिटिव स्कूल कहता है इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ या ट्रू लॉ नहीं है, जबकि हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि इंटरनेशनल लॉ आपका एक प्रॉपर लॉ है, एक ट्रू लॉ है। तो अब हम इन्हीं दोनों को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव स्कूल किन आर्गुमेंट्स की बेस पे इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ मानने से इनकार करता है और हिस्टोरिकल स्कूल किन आर्गुमेंट्स पे इंटरनेशनल लॉ को एक प्रॉपर लॉ कहता है।
तो चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आगे कि पॉजिटिव स्कूल क्या आर्गूमेंट्स देता है और पॉजिटिव स्कूल किस चीज़ पे बेस करता है। पॉजिटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसके जो फादर हैं वो हैं जॉन ऑस्टन। पॉजिटिव स्कूल कहता है कि जो लॉ है ये इंसानों की तरफ से बनाया गया है और ये मोरालिटी या नेचुरल जस्टिस पे बेस नहीं करता। पॉजिटिव स्कूल का मेन जो फोकस होता है वो होता है व्हाट द लॉ इज़, के कानून क्या है। और ये मज़ीद कहता है कि लॉ जो है वो कोई प्रॉपर अथॉरिटी या सोवरेन की जानिब से दिया जाता है और लोग जो हैं वो बाउंड है कि इसको फॉलो करें, भले वो उनको पसंद आए या ना आए, भले वो फेयर हो या ना हो, लोग बाउंड है कि वो फॉलो करे। अगर कोई भी सोवरेन बॉडी, कोई भी सोवरेन अथॉरिटी कोई भी लॉ पास कर देती है तो लोगों पर ये लागू हो जाता है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको फॉलो करे, फिर वो मोरालिटी पे बेस करता हो या ना करता हो, बस लोगों ने उसको फॉलो करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑस्टन की थ्योरी है जिसको पॉजिटिव थ्योरी भी बोलते हैं, इम्पेरेटिव थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी में ऑस्टन कहते हैं लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। जो लॉ है ना वो एक कमांड है सोवरेन की जो कि बैक्ड बाय सैंक्शन है। ठीक है, इसमें हमें 3 एलिमेंट्स और 3 प्रिंसिपल्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है कमांड। लॉ के लिए एक कमांड होगी, उसके बाद एक सॉवरेन बॉडी होगी जो वो कमांड जारी करेगी और अगर उस कमांड को कोई ओबे नहीं करेगा तो उस पे सैंक्शन होगी। अगर किसी भी लॉ में ये 3 चीज़ें मौजूद होंगी तो वो एक प्रॉपर लॉ होगा। ठीक है? कमांड का मतलब होता है ऑर्डर या रूल। सॉवरेन का मतलब कोई भी पर्सन या बॉडी जो कि सुप्रीम है, जैसे किंग हो गया, पार्लियामेंट होगी या गवर्नमेंट होगी। सैंक्शन का मतलब वो पनिशमेंट जो कि कानून ना मानने की वजह से दी गई है किसी को। इस स्कूल ऑफ थॉट के मेन जो सपोर्टर हैं वो है जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टन, थॉमस होब्स और हेंस केल्सन। ये तमाम वो लोग हैं जो को इस स्कूल के सपोर्टर हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम अब पॉजिटिव स्कूल का व्यू ले लेते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या कहता है। किस बुनियाद पे वो ये रद्द करता है कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है। बेंथम, ऑस्टन और होब्स और प्रूफेंडोफ के मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ है ये एक प्रॉपर लॉ नहीं है और इसको कभी भी हम लॉ की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है, इस पे ये कुछ आर्गूमेंट्स देते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ क्यों नहीं है। सबसे पहले कहते हैं कि नो सॉवरेन बॉडी। अगर आप म्युनिसिपल लॉ देखें तो उसमें आपको एक प्रॉपर सॉवरेन बॉडी देखने को मिलेगी जो कि लॉ बनाती भी और लॉ को इन्फोर्स भी करवाती है। मगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट या सॉवरेन बॉडी मौजूद नहीं है जो कि कानून बनाए और उसको रियासतों के दरमियान इन्फोर्स करवाए। अगर आप लोकली देखें तो आपकी जो स्टेट होती है उसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो कि लॉ को प्रॉपरली इन्फोर्स करवाती है। मगर इंटरनेशनल लॉ पे अगर कोई लॉ की वायलेशन करता है तो कोई भी ऐसी प्रॉपर इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जो कि लॉ को इन्फोर्स करवाए। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट है कि लैक ऑफ सैंक्शंस। इंटरनेशनल लॉ में आपको कोई भी सैंक्शन नहीं देखने को मिलेगी, जबकि सैंक्शन एज पर द पॉजिटिव स्कूल एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ है। अभी हमने ऊपर 3 एसेंशियल देखे थे, कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन। तो इंटरनेशनल लॉ में कोई भी सैंक्शन नहीं होती। इंटरनेशनल लॉ को अगर कोई फॉलो करता है तो वो अपनी मर्जी से फॉलो करता है, अपनी विल को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए फॉलो करता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ बेसिक पिलर्स। इंटरनेशनल लॉ में आपको कोई भी इफेक्टिव लेजिस्लेचर, मशीनरी और जुडिशरी नहीं देखने को मिलेगी जो कि एक प्रॉपर वे में लॉ को बनाएं, एनफोर्स करवाएं और स्टेट्स के दरमियान होने वाले जो भी मसले हैं उनको हल करे। इंटरनेशनल लॉ पे कोई भी ऐसा एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। ठीक है? जबकि आप म्युनिसिपल लॉ देखें, आपको एक प्रॉपर लेजिस्लेचर देखने को मिलती है, एनफोर्समेंट बॉडी देखने को मिलती है और जुडिशरी देखने को मिलती है और वो ये पावर रखते हैं कि वो लॉ बनाएं, एनफोर्स करवाएं और लॉ को प्रॉपरली इंटरप्रेट करें। जबकि इंटरनेशनल लॉ में चीज़ें बिल्कुल इससे बरअक्स हैं। उसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट, इंटरनेशनल लॉ जो है आपको मोरालिटी पे बेस करता है, एग्रीमेंट पे बेस करता है।
जो आपका इंटरनेशनल लॉ है वो बेस करता है म्यूचुअल कंसेंट पे, कस्टम्स पे और मोरल ऑब्लिगेशंस पे, कि जो आपकी एक स्टेट है अगर वो अपनी कंसेंट देगी किसी चीज़ को मानने पे तभी वो उसको मानेगी। अगर कोई स्टेट अपनी कंसेंट नहीं देती तो तब वो स्टेट उसको फॉलो नहीं करेगी। ये स्टेट की मर्ज़ी है कि वो जिसको चाहे लॉ माने और जिसको चाहे लॉ ना माने। मज़ीद ये कि मॉरल ऑब्लिगेशंस की बुनियाद पे स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ को फ़ॉलो करती है, कि उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन रखा जाए, अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा जाए। तो जो पॉजिटिव स्कूल इसीलिए कहता है कि ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये बेस करता है नॉट एनफोर्सेबल कमांड पे, कि जो आपके इंटरनेशनल कमांड्स हैं उनको लाज़मी नहीं कोई भी स्टेट फ़ॉलो करे। बल्कि अगर कोई स्टेट फ़ॉलो कर रहा है वो मोरालिटी के बेस पे हो सकता है फ़ॉलो कर रहा हो, या अपनी उसकी कोई विल हो, अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, उसकी बेस पे हो सकता है वो फ़ॉलो करे। तो इसीलिए जो आपका पॉजिटिव स्कूल है वो ये कहता है कि हम इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ बोलने की बजाय इंटरनेशनल मोरालिटी बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है हमारे पास हेडिंग नंबर 5 जो कि है कोसाई लॉ। यानी कुछ जूरिस्ट कहते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये एक ट्रू लॉ नहीं है बल्कि एक कोसाई लॉ है, यानी लॉ की तरह का कुछ है, एक प्रॉपर लॉ नहीं है। ये तमाम वो फीचर्स जो कि एक लॉ होल्ड करता है वो फीचर्स तमाम होल्ड नहीं करता, उसमें से चंद एक होल्ड करता है, इसीलिए हम इसको ल कोसाई लॉ बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारी हेडिंग नंबर 6 जो कि है अनसर्टेन। जो आपका इंटरनेशनल लॉ है वो क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है। जबकि आप म्युनिसिपल लॉ को देखें वो क्लियर होता है, वेल डिफाइंड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। जबकि आपको इंटरनेशनल लॉ इस तरह से कोडिफाइड या क्लियर नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह आपका म्युनिसिपल लॉ या नेशनल लॉ होता है। आगे है हमारे पास क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव स्कूल ने जो आर्गुमेंट्स दिए उसके ऊपर क्या तनकीद की जाती है या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग नंबर 1 है प्रिमिटिव सोसाइटी। जैसा कि पॉजिटिव स्कूल कहता है कि सॉवरेन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। हेनरी मेने कहते हैं जो कि एक्सपोनेंट हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट के, वो कहते हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटी जो एंशिएंट सोसाइटीज थी, जो पहले सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी उनमें कोई भी पॉलिटिकल सॉवरेन नहीं होता था, और वहाँ पे लॉ तो मौजूद था मगर पॉलिटिकल सॉवरेन नहीं था। और लॉ कौन सा मौजूद था, जो कि कस्टम पे बेस करता था। इसीलिए सॉवरेन का होना कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है लॉ के लिए। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि सैंक्शन जो है वो कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। लाज़मी नहीं कि हर लॉ में कोई ना कोई सैंक्शन देखने को मिले आपको। जो लॉ को डिसओबे करे उसको लाज़मी कोई ना कोई पनिशमेंट मिले। इसकी मिसाल आपको यूँ देते हैं कि अगर किसी ने सुसाइड किया तो उसको आप क्या पनिशमेंट दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पनिश कर सको, क्योंकि वो बंदा दुनिया से चले गया है। अब आप उसको किस तरह पनिश करोगे? जब वो बंदा ही नहीं रहा तो उसके लिए यानी कोई पनिशमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए लॉ के लिए कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कि उसमें कोई ना कोई सैंक्शन हो। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला पॉइंट है एक्जिस्टेंस ऑफ सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे हमने बात की कि एसेंशियल लाज़मी नहीं है कि कोई एसेंशियल एलिमेंट हो। चलें अगर हम मान लेते हैं कि सैंक्शन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो आप इंटरनेशनल लॉ में भी सैंक्शन को देखोगे। किस तरह? जब भी कोई स्टेट लॉ को वायलेट करती है, डिसओबे करती है, तब जो बाकी रियासतें होती हैं वो उसका बायकॉट शुरू कर देती हैं। उसकी ब्लेमिंग और शेमिंग शुरू कर देती है, और मज़ीद ये कि उस पे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाता है। उसके साथ इकोनॉमिक बायकॉट शुरू हो जाता है, उसके साथ ट्रेड को ख़त्म कर दिया जाता है, उस पे सफारती तौर पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि उसने ये लॉ क्यों ब्रेक किया, वो इसका जवाब दे। ठीक है? तो इस तरह आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी सैंक्शंस होती हैं। अगर कोई स्टेट वायलेट करता है कि इंटरनेशनल लॉ को, तो बाकी रियासतें जो हैं वो उसके साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देती हैं, उन पे इकोनॉमिक प्रेशर डालती हैं, उनको ब्लेम करती हैं, उनको बुरा-भला कहती हैं। तो ये तमाम सैंक्शंस के ज़ुमरे में ही आता है। तो जब किसी स्टेट के साथ ट्रेड का बायकॉट किया जाता है, कोई भी प्रेशर वग़ैरह उस पे डाला जाता है, तो वो स्टेट फिर बाउंड हो जाता है, उस पे एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो इंटरनेशनल लॉ को ओबे करे। ठीक है? उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट वायलेशन डज़ नॉट मीन एब्सेंस ऑफ लॉ। नो डाउट कि इंटरनेशनल लॉ को फ्रीक्वेंटली वायलेट किया जाता है और मुसलसल वायलेट किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ है ही नहीं, वायलेट होता है, मगर वायलेशन का ये मतलब नहीं कि इंटरनेशनल लॉ कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। ठीक है? लीगैलिटी ऑफ रूल्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एनफोर्समेंट आर टू डिफरेंट थिंग। कानून का होना और कानून का इन्फोर्स करवाना दो अलग चीज़ें हैं। इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट तो करता है,
मगर कोई ऐसी प्रॉपर एनफोर्स करवाने वाली मशीनरी मौजूद नहीं है जो इसको एनफोर्स करवा सके। तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है पॉजिटिव स्कूल के क्रिटिसिज्म में। उसके बाद है हमारे पास अगला है वीक लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास जे जी स्टार के आर्गुमेंट्स देते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक लॉ तो है, मगर एक वीक लॉ है। वीक होना लॉ का एक अलग चीज़ है और लॉ का सिरे से मौजूद ना होना एक अलग चीज़ है। इंटरनेशनल लेवल पे लॉ तो एग्जिस्ट करता है, मगर वो लॉ जो है वो वीक है। उसके पास एक प्रॉपर मशीनरी मौजूद नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। तो वीकनेस ऑफ लीगल सिस्टम डज नॉट मीन इट इज़ नॉट लॉ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसके फादर हैं फ्रेडरिश कार्ल वॉन स्विग्नी। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो लॉ है वो एक नेचुरली तौर पे सोसाइटी में वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ है, जिस तरह आपकी ज़ुबान या कोई भी कल्चर वगैरह डेवलप होता है। ये स्कूल कहता है कि जो लॉ है वो ओरिजिनेट हुआ है मुख्तलिफ हिस्टोरिकल सोर्सेज से, जिसमें कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है, रिलीजन है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल है। इन तमाम चीज़ों से मिलके आपका लॉ बनता है, ना कि ये कोई कमांड है किसी रूलर की या सॉवरन की। जैसा कि हमने ऊपर पॉजिटिव स्कूल में पढ़ा कि जो लॉ है वो कमांड है कोई सॉवरन या रूलर की, तो ये वाला स्कूल इसको अपोज करता है। ये कहता है कि जो लॉ है वो नेचुरली तौर पे सोसाइटी में डेवलप हुआ है और ये बेस करता है कस्टम्स पर, बिलीव्स पर, कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी पर। ठीक है। ये आप इसके सोर्सेस देख सकते हैं, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल है, रिलीजन एंड मोरालिटी है और जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स है। ये 4 मेन सोर्सेस है लॉ के हिस्टोरिकल स्कूल के मुताबिक। उसके बाद इस स्कूल के मेन सपोर्टर है ओपनहेम है, जे.जी. स्टार है और सालमेंट है। उसके बाद है हिस्टोरिकल स्कूल का ओपिनियन इंटरनेशनल लॉ के बारे में। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये आपका एक प्रॉपर लॉ है, क्योंकि ये बेस करता है हिस्टोरिकल सोर्सेज पे, जिसमें कस्टम, यूसेज और कॉमन कंसेंट्स ऑफ पीपल आ जाती है। ये स्कूल कहता है जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये भी आपका ग्रेजुअली तौर पे डेवलप हुआ है। ये बेस करता है जो भी स्टेट्स की प्रैक्टिसेस रही हों या जो भी स्टेट्स ने एक्सपीरियंस किया हो, उसकी बेस पे ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ है वक़्त के साथ साथ डेवलप हुआ है। बजाय इसके कि ये कोई भी ऑर्डर हो या कमांड हो किसी भी सॉवरेन बॉडी की या कोई भी सिंगल एंटिटी या अथॉरिटी की। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है ये भी आपका एक लॉ की तरह ही है, जो कि एक सोसाइटी में डेवलप हुआ, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनली तौर पे डेवलप हुआ। इस स्कूल ऑफ थॉट के कुछ आर्गुमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है एक प्रॉपर लॉ है। सबसे पहले ये कहता है कि जो लॉ है वो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। अगर आप म्युनिसिपल लॉ देखें तो वो आपका बेस करता है कस्टम, ट्रेडिशंस, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी पे। तो इसी तरह जो आपका इंटरनेशनल लॉ है वो भी बेस करता है लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स पे और यूजेज ऑफ नेशंस पे। यानी कुछ ऐसे कस्टम्स, कुछ ऐसे रिवाज जो कि रियासतें एक लंबे अरसे से फॉलो करती आ रही हैं, तो इंटरनेशनल लॉ उन चीज़ों पे बेस करता है। जैसे डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर्स को रिस्पेक्ट देना, प्रोटेक्शन देना जो भी जंग के कैदी होते हैं, या जो भी आपकी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस एक लंबे अरसे से चलती आ रही हैं, तो ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उन्हीं प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस करता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, ये क्योंकि ये भी एक लोकल लॉ की तरह कस्टम्स और प्रैक्टिसेस पे बेस करता है। उसके बाद है हमारे पास एच.एल.ए. हार्ट का व्यू। ये बड़ी प्यारी बात करते हैं, ये कहते हैं जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये एक रियल लॉ है, यानी एक प्रॉपर लॉ है। और वो प्रॉपर लॉ क्यों है? उसकी ये वजह देते हैं कि जब रियासतें इंटरनेशनल लॉ को लॉ मान रही हैं, तो मज़ीद आपको क्या ज़रूरत है इसको डिस्कस करें कि ये लॉ है या नहीं। जब रियासतों ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, तो मज़ीद हमें कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यही काफ़ी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल लॉ को एज़ अ प्रॉपर और ट्रू लॉ डील करती हैं। बस इतना ही काफ़ी है, इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये था व्यू आपका प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट का। उसके बाद है कॉमन कंसेंट ऑफ पीपल। ओपनहीम कहते हैं अगर लॉ में 3 चीज़ें मौजूद होंगी तो वो आपका एक प्रॉपर लॉ होगा, और वो 3 चीज़ें हैं कम्युनिटी, बॉडी ऑफ रूल्स, कॉमन कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी। अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें आपको एक कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो कि आपकी है कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स, और एक बॉडी ऑफ रूल होता है, कोई भी आपका एग्रीमेंट हो गया, कोई भी आपका लीगल इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और उस पे आप अगर कम्युनिटी की कॉन्सेंट है,
अगर कोई स्टेट्स एग्री करती हैं कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट को लेके कि वो उसको ओबे करेंगी, तो वो आपका लॉ कंसिडर होगा। और वो लॉ कहाँ फॉल करेगा? एक प्रॉपर लॉ और एक ट्रू लॉ में। तो इंटरनेशनल लॉ में आपको ये तीनों चीज़ें अगर कहीं भी देखने को मिलती हैं, तो वो आपका एक प्रॉपर लॉ कंसिडर किया जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स हैं लॉ की एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, जो कि बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। इंटरनेशनल लॉ में अगर आप देखें, आपको कोई प्रॉपर सॉवरेन तो नहीं देखने को मिलता, मगर कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए कोशिशें करती रहती हैं, जिसमें आपको यूएन देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिलेगा और तमाम दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज़ होंगी, जो कि ये कोशिश करती है कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाया जाए और इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट किया जाए। ये तमाम वो बॉडीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ मेकिंग का काम करती हैं, लॉ को इन्फोर्स करवाने का काम करती हैं। नो डाउट कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होती है, मगर ये बॉडीज़ कहीं न कहीं लॉ की एनफोर्समेंट की बात करती है। जैसा कि आपको पता है, यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है, सैंक्शंस वगैरह लगा सकता है स्टेट्स पे। तो ये बॉडीज़ कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पे लॉ को एनफोर्स करवा रही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक केस लॉ है, जो कि यूएस का केस लॉ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये उनके नेशनल लॉ का हिस्सा है और तमाम अदालतें जो उनकी नेशनल कोर्ट्स हैं वो इसको रिस्पेक्ट करेंगी, इसको ओबे करेंगी उस वक़्त तक जब तक कोई भी इसका कॉन्फ्लिक्ट या कंट्राडिक्शन अराइज़ नहीं हो जाती उस एक्ट के साथ जो कि कांग्रेस ने पास किया है। यूएसए की जो पार्लियामेंट्री बॉडी है वो है कांग्रेस। अगर कोई भी कांग्रेस ने एक्ट वगैरह पास किया हुआ है, अगर इंटरनेशनल लॉ उसके कंट्राडिक्शन में आ जाता है, तो आपका जो कांग्रेस का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, ना कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपकी कांग्रेस का लॉ साइलेंट है, जहाँ पे कांग्रेस का लॉ मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाया जाएगा और इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये केस लॉ हमें बताता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है इसको एज़ अ ट्रू लॉ ऑपरेट किया जा सकता है किसी भी नेशनल लीगल सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आखिर में कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप ये सब लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव स्कूल है वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ में आपके पास कोई भी सॉवरेन बॉडी मौजूद नहीं है और ना ही कोई सैंक्शन वगैरह है। और दूसरी तरफ आप ये लिख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है जिसमें तमाम मॉडर्न जुरिस्ट मौजूद है वो ये कहते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है एक प्रॉपर लॉ है, क्योंकि ये इन्वॉल्व हुआ है कस्टम से, कॉन्सेंट से और रिकॉग्निशन से। तो इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेनली 2 स्कूल हमें इस सवाल का जवाब देते हैं कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है या नहीं। पॉजिटिव स्कूल कहता है कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये एक प्रॉपर लॉ नहीं है, जबकि आपका हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। तो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी मसला आता है, तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि अगला टॉपिक कौन-सा होना चाहिए? तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।